हेलो मेरे प्रिय साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मिशन सरकारी नौकरी के तहत हमारी जो इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, हमारा दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, उसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसको हम यहाँ पर सैयद वंश और लोधी वंश को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को कवर कर लिया था सल्तनत काल में। अगर आपने हमारी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप इंडियन हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो 1200 से 1526 के मध्य रहा था। इसके अंतर्गत 1200 से 1526 तक का इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें 300 वर्षों के इतिहास के 5 वर्षों का अध्ययन करते हैं। 3 वंश हमने ये यहाँ पर पहले पढ़ लिए हैं। आज पढ़ने वाले सैयद वंश और लोधी वंश को। सैयद वंश के शासनकाल की बात करें तो 1414 से 1451 तक रहा था और 1451 से लोधी वंश 1526 तक। इन सल्तनत काल का अंतिम वंश था कौन सा? लोधी वंश। तो पहले पढ़ते हैं हम सैयद वंश को। देखिए, सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश के जो शासक हैं खिज्र खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, फरीद खां, मोहम्मद शाह 1434 से 1443, आलम शाह 1443 से 1451। ध्यान रखना, इनको हम यहाँ पर एक जो ट्रिक है इनकी ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर इसके शासकों, सैयद वंश के शासकों को याद करने की जो ट्रिक है वो है खम्बा। क्या है? खम्मा। इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एच यानी खा से बन जाता है खिज्र खां। कैसे क्या बन जाए? खिज्र खां। एम से मुबारक शाह, इस एम से मोहम्मद शाह और ए से बन जाएगा आलम शाह। तो खम्मा के जरिए सैयद वंश के शासकों को आप याद कर सकते हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो ये 4 शासक थे इसके सैयद वंश के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले कवर करते हैं खिज्र खां को। आसानी से समझेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके लिए यही कवर होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां थे। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तो किसका सेनापति था ये? तैमूर लंग का। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां, किसको? खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तैमूर लंग का सेनापति कौन था? खिज्र खां। और जब तैमूर बाहर से चला गया था तो खिज्र खां को कहाँ का सूबेदार नियुक्त करके गया था? लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का उसे सूबेदार बनाया था। इसने दौलत खां को पराजित करके, किसको? दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था। इसने किसको हराया था? दौलत खां को। और दौलत खां को हराकर ये दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया। खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। किसका वंशज मानता था? मोहम्मद शाह का पैगंबर दूत। ये जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका वंशज स्वयं को खिज्र खां कहता था। और इसने तुगलक वंश के जो शासक थे, किसको? दौलत खां को हरा करके सैयद वंश की स्थापना की थी। खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन ये तैमूरों के अंतर्गत राज्यपाल, तैमूरों के अधीन स्वयं को मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और ना ही अपने नाम के कोई सिक्के इसने चलाए थे। ना इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और ना ही अपने नाम के सिक्के इसने चलाए। खिज्र खां 1414 से 1421 तक रैयत आला नामक उपाधि धारण कर रखी थी। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। यही तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख, उसके लिए लगातार पूरे वर्ष में कर भेजा करता था खिज्र खां।
तो वह स्वयं को तैमूरियों का क्या मानता था, राज्यपाल, यानी स्वयं को इसने सुल्तान शासक घोषित नहीं किया था। 20 मई 1431 को खिजर खां की मृत्यु हो गई। खिजर खां की मृत्यु कब हुई थी, 20 मई 1421 को। इसके बाद में मुबारक शाह 1421 से 1434 तक शासक बना। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। खिजर खां स्वयं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन उसका जो पुत्र था सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। उसका पुत्र कौन था, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की और साथ ही साथ उसने नमक नहीं है, शाही नामक उपाधि भी धारण कर ली थी। तो ध्यान रखना है, दो उपाधियां धारण की, सुल्तान की उपाधि भी ली और शाही उपाधि भी इसने ग्रहण की थी। इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम था अहमद सरिंदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अहमद सरिंदी किसके दरबार में रहते थे, तो मुबारक शाह। मुबारक शाह के दरबारी कौन थे, अहमद सरिंदी। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि तारीख मुबारक शाही की रचना किसने की थी, तो अहमद सरिंदी ने की थी। और मुबारक शाह के कौन थे, दरबारी थे। मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना मुबारक शाह के द्वारा की गई। मुबारकाबाद नगर भी इसने बसाया। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, शहद वंश का वह कौन सा शासक था जिसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र के विद्रोह को दबाया था, तो मुबारक शाह। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। इसके जो वजीर थे उसी ने इसकी हत्या करवा दी। इसके बाद में जो शासक बने थे वो कौन थे, मोहम्मद शाह। 1434 से 1443 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। मुबारक शाह के बाद उसका जो भतीजा था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह, अगला सुल्तान बनता है। मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह को फरीद के नाम से, यानी फरीद खान के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन फरीद खान, इसको फरीद खान भी कहा जाता है। तो फरीद खान के नाम से कौन जाना जाता था, मोहम्मद शाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। यहाँ पर आपके यूपीएससी, आरपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए एनटीपीसी, एसएससी सभी कंपटीशन एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। और साथ साथ में हमारी हिस्ट्री के अंतर्गत और पॉलिटी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज भी चल रही है। पॉलिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान वाली क्लासेज हैं, वो हमने कवर कर ली है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी कहाँ का शासक था, मालवा का, ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1440 में। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हुई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा की तरफ लौट गया था। तो फरीद खान के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, आलम शाह थे, अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह का वजीर था जिसका नाम था हमीद खान। यानी आलम शाह के वजीर का क्या नाम था, हमीद खान। उसके हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़ करके बदायूं चला गया और वही उसकी मृत्यु हुई थी। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोधी को सौंप दिया। यानी उसके बाद में कौन, लोधी वंश का शासन स्थापित हो गया था। अब आइए लोधी वंश को कवर करते हैं। यहाँ पर लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा था। लोधी वंश में शासकों में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, जलाल खान, इब्राहिम लोधी, जिसको जलाल खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके शासक थे। इब्राहिम लोधी शासक बना, ध्यान रखना। तो बहलोल लोधी का शासन 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। यानी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी, जिस पर बाबर ने आक्रमण किया था, उसको परास्त करके मुगल वंश की स्थापना भी की थी। तो आप इस प्रकार से इनको आसानी से याद रख सकते हैं।
तीनों में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो सबसे पहले कवर करते हैं बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी के मध्य रहा था। यह लोदी वंश का संस्थापक था। तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी। ये दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिल्ली के जो सुल्तान हुए उनमें सबसे लंबा जो शासनकाल था वो किसका था? बहलोल लोदी का था। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वह कौन सा शासक था दिल्ली का जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि कालीन पर बैठ करके अपने चारों तरफ उसके जो अमीर थे, उसके सेनापति वगैरह जो भी थे, वो सभी उसके पास में बैठते थे और विचार विमर्श किया करते थे। यानी इसे ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बहलोली नामक चांदी की मुद्रा का प्रचलन करवाया था, जो कि टका के मूल्य, किसके? टका के मूल्य का 1/3 थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। जब तक अकबर का शासनकाल आया तब तक ये प्रचलन में रही। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित करके जौनपुर दिल्ली में मिला दिया था। तो जौनपुर को दिल्ली में किसने मिलाया था? बहलोल लोदी ने। और जौनपुर का शासक हुसैन शाह सर्की को किसने पराजित कर दिया था? सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी शासक बनता है और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी को ही माना जाता है। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे और सिकंदर लोदी तीसरा पुत्र था। कौन सा पुत्र था? क्रम याद रखना है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का कौन सा पुत्र था? तीसरा। इसका नाम निजाम खां था। वास्तविक नाम की बात करें तो क्या नाम था सिकंदर लोदी का? निजाम खां। लेकिन बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना। सिकंदर लोदी के जो प्रमुख कार्य हैं उनको यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1504 में सबसे पहले 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, आगरा शहर को किसने बताया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में। और बाद में आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बना ली। तो आगरा को अपनी राजधानी भी इसने बनाया था। इसके द्वारा कृषि विभाग के लिए गजे सिकंदरी ये इकाई थी, माप की इकाई, यानी जमीन को मापने की इकाई थी। यह प्रमाणित नाप का एक प्रचलन था जिसका उपयोग भूमि मापने के लिए किया जाता था। तो गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी एक लेखक भी थे और वह फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। तो कौन सी भाषा में लिखता था कविताएं? फारसी। लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता। उसने कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी नामक उपनाम रखा था। यानी ये स्वयं सिकंदर लोदी के नाम से कविता नहीं लिखता, बल्कि अपने उपनाम से गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखता था और फारसी भाषा में कविताओं को लिखा करता था। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नज़र से देखता था। जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता वह उस कार्य को प्रतिबंधित करवा देता था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगरा की स्थापना किसने की? और गजे सिकंदरी भूमि माप की इकाई किसने चलाई थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना 1504 में की। और सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी के नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इब्राहिम लोदी 1570 से 1526, यह दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का और लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। 1518 में खातौली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर के बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ने का निमंत्रण दिया था। यहाँ इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां थे और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण दिया। बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था?
तो 21 अप्रैल 1526 यानी से पूछा जाता है। इसी के कारण भारत में मुगल वंश की स्थापना भी हुई थी बाबर के द्वारा। लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें तोपों का प्रयोग किया और तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था, जिसके कारण उसकी विजय हुई थी। बाद में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसने किया था? बाबर ने, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इसके दो प्रमुख तोपची पूछे जाते हैं, के नाम अली और मुस्तफा। तो कौन से दो तोपची थे बाबर के साथ में आए थे? अली और मुस्तफा। इसने तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया। इस पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को इसने हरा दिया था। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी पड़ा जो युद्ध में मारा गया था। युद्ध में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी कौन था? इब्राहिम लोदी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का अंतिम शासक भी कौन था? इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाने के बाद भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो गया, यानी मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो गई थी। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। आइए अब देख लेते हैं सल्तनत कालीन जो प्रशासन था और उसके जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नायब ए मुबालकात सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख अधिकारी होता था। इस पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? बैराम शाह। किसने किया था? बैराम शाह ने नायब ए मुबालकात पद का सृजन किया और सुल्तान के बाद प्रमुख पदाधिकारी होता था। जब उसने ऐतकीन को नियुक्त किया, इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना होता था। यानी जब सुल्तान नहीं रह पाता था राज्य में तो उसके संपूर्ण कार्यों को कौन किया करता था? नायब मुबालिकात किया करता था। और बैराम शाह ने इस पद का सृजन किया और ऐतकीन को उस पर नियुक्त किया था। दीवान आरज जो कि सैन्य विभाग था, इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरज मवालिक। तो दीवान आरज विभाग कैसा विभाग था? सैन्य विभाग। और इसका जो प्रमुख अधिकारी था उसको क्या कहते थे? आरज मवालिक कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई। दीवान आरज विभाग किसने स्थापित किया था? बलबन ने। दीवान रसालत, इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मवालिक होता था जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। दीवान रसालत क्या था? विदेश विभाग था, और विदेश विभाग से संबंधित मंत्री। अमीर हाजिर, इसे अमीर बारवर भी कहा जाता था। ये दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी। ये दरबारी मामले थे उनकी देखरेख करने वाला अधिकारी कौन था? अमीर हाजिर। दीवान बकूर, जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की। दीवान बकूर नामक जो पद था ये किसने सृजित किया था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। दीवान अमीर कोई मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? दीवान अमीर कोई की मोहम्मद तुगलक ने। इसका मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल और भूमि को खेती के योग्य बनाना होता था। दीवान खैरात ये धान विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। आइए अब कुछ जो कार्य सल्तनत काल के उन प्रमुख करों को एक बार फिर से देख लेते हैं। खराज या खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ध्यान रखना क्या था? भूमि कर, जो कि उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1/2 भाग वसूला था, इसको आधा कर दिया था। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ध्यान रखना खराज या खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाता। उस्र मुसलमानों से लिया जाता था, जो कि 1/5 से 1/10 के बीच में होता था। खम्स सैन्य अभियानों के द्वारा लूटे गए धन में राज्य का जो हिस्सा था उसको खम्स कहा जाता था। यानी लूटा गया धन पर लगाया गया कर। शरीयत के अनुसार ये राज्य के 1/5 राज्य का और 4/5 सैनिकों का होता था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद शाह तुगलक ने 4/5 भाग स्वयं लिया और 1/5 भाग सैनिकों को दिया था। जजिया यह भी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसे मुंडकर भी कहा जाता था। स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त थे। ध्यान रखना, इनसे जजिया करने लिए थे। स्त्रियों से, बच्चों से, बूढ़ों से, अपंगों से और ब्राह्मणों से जजिया करने लिया जाता था। जो जजिया देता था उसे जिम्मी क्या कहते थे? जिम्मी कहते थे। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया वसूल किया था। तो सबसे पहले जजिया कर वसूलने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसी ने जजिया कर लागू किया था। बात है ज़कात। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर, जो कि मुसलमानों से लिया जाता। ये धनी मुसलमानों की आय का 21/2 21 नहीं, 2.5% था। 2 से 1/2% था। हवे सर्व इस सिंचाई कर था, जो कि उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। हरवे सर्व क्या था? सिंचाई का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, आगामी परीक्षाओं के लिए ये पूछा जाता है। हरवे सर्व क्या था? तो सिंचाई कर। किससे संबंधित था? ये सिंचाई से। चरी चारागाह कर, जैसा कि पहचान में आ रहा है, चरी, चरी का मतलब चारागाह। इससे याद करता है घर, गृह कर। इन दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने वसूला था। यानी चरी कर को और घर कर को किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी। तरकात, लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय को तरकात कहा जाता था। अब आते हैं प्रमुख इमारतों को कवर करते हैं। यहाँ पर सल्तनतकालीन प्रमुख इमारतें। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित की गई। इसका निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था। ये दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक संस्कृत विद्यालय था, जिसको तुड़वा कर इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम मंदिर का निर्माण ऐबक ने करवाया, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। मूल रूप से यह इमारत 4 मंजिला लाल पत्थर की है। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने से चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और संगमरमर से चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। श्री का किला दिल्ली, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। मंगोलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इस मजबूत किले का निर्माण किया गया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित सल्तनत काल की पहली इमारत, जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ था? संगमरमर का प्रयोग होने वाली सल्तनत काल की पहली इमारत कौन सी थी? तो अलाई दरवाजा। जमायत खाना मस्जिद दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिज़र खां के द्वारा सल्तनत काल की पहली इमारत, जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। 56 कोट दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्मित। यह गयासुद्दीन तुगलक का महल था और सुनहरी ईंटों से बना हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया है। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली, सिकंदर लोदी के द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा, जिसमें दोहरे गुम्बद का निर्माण हुआ। मोट की मस्जिद दिल्ली, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने इसका निर्माण करवाया था। सामने की दीवार में 5 मेहराब द्वार हैं। आइए अब प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? अलाउद्दीन आलम शाह थे। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सैयद वंश का शासक या संस्थापक खिज़र खां किसका सेनापति था? तैमूर लंग, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, बाबर। तो तैमूर लंग का संस्थापक था, सेनापति था कौन? खिज़र खां, जो कि स्वयं को तैमूरों का राज्यपाल कहा करता था।
सैद वंश ने किस वंश को समाप्त करके दिल्ली प्रशासन प्राप्त किया था? तो सैद वंश से किस वंश ने शासन किया था पहले? तुगलक वंश ने। गु खातू शैलो, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। सैद वंश का संस्थापक कौन था? SSC 2015, अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिजर खान। सैद वंश का संस्थापक, सैद वंश की स्थापना किसने की थी? खिजर खान ने। ये वाला ऑप्शन से डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सैद वंश का अंत किस वर्ष हुआ? 1451, 1441, 1521, 1471। किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सैद वंश का अंत, तो सैद वंश का अंत 1451 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? लोधी वंश की। किस सैद वंशी शासक के साथ भटिंडा और दोआब में विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था? अलाउद्दीन आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिजर खान। भटिंडा और दोआब के विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा मुबारक शाह। भटिंडा और दोआब के विद्रोह हुआ था जिसपे उसने विजय प्राप्त की थी। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बहलोल लोधी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को लिखा करता था? कौन था? सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से अपनी कविता लिखता था, जो कि फारसी भाषा में लिखा करता था। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। कब की गई थी? 1504 में। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 1526 30 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में हुआ था। मेवाड़ के मराठा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली के युद्ध में परास्त किया था। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको क्लासेस कैसी लगी। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।